लगातार 2 हफ्ते चली अमेरिकी स्ट्राइक में अमेरिका ने ईरान के कई बड़े इलाकों पर खूब बम बरसाए, लेकिन अब अचानक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमले रोकने का निर्णय सामने आया है। एकदम इस फैसले का आना अमेरिका के लिए एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि पिछले मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधा धमकी देते हुए कहा था कि आने वाले हमले और भी ज्यादा भयानक हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 4 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से पलट गया? सब पर करेंगे चर्चा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी कई बड़ी वजहें सामने आई हैं। एक तो अमेरिका का मिडिल ईस्ट में स्थित पेट्रियट डिफेंस सिस्टम का स्टॉक तेजी से खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ईरान के हमले भी अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर बहुत जोरों से हो रहे थे और ईरान ने भी ये बात साफ कर दी थी कि अमेरिका की तरफ से होने वाले हर हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। डिफेंस की कमी होने की वजह से भी अमेरिका की तरफ से ऐसा बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अमेरिकी सैनिक जो जॉर्डन के अंदर मारे गए हैं, इसको लेकर भी अमेरिकी जनता में खूब गुस्सा भरा हुआ है। अमेरिका के लोगों के बीच में दिन प्रतिदिन डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता कम होती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ 30% अमेरिकी लोग ही ईरान के ऊपर इस जंग को जायज मानते हैं दोस्तों। बाकी के 70% लोग ये मानते हैं कि अमेरिका ने ये जंग फालतू में मोल ली है। कोई जरूरत नहीं थी अमेरिका को ईरान के ऊपर हमला करने की। अमेरिकन लोग डोनाल्ड ट्रंप को इसी वजह से लाए थे कि अमेरिका अब आगे कोई जंग नहीं लड़ेगा। खुद डोनाल्ड ट्रंप का यह मोटिव था कि अमेरिका ने बहुत पैसा फिजूल करा है जंगों के अंदर, अब मेरे कार्यकाल के अंदर किसी तरह की कोई जंग नहीं होगी। लेकिन दोस्तों इसका उल्टा ही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा राष्ट्रपति बन गया जो नेतन्याहू की बातों में आकर ईरान के ऊपर हमला करके अपनी ही बेइज्जती करवा के अपना डिफेंस खराब करके अब शांति की बातें करने के लिए बैठ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अमेरिका के टॉप जनरल डैन केन ने चिंता जताई है कि अगर अमेरिका के हमले बंद नहीं होते तो मिडिल ईस्ट के अंदर ये जंग अब बढ़ती चली जाएगी। वो तो दोस्तों बढ़ेगी ही, क्योंकि डिफेंस इन लोगों ने अपने फूंक दिए हैं इजराइल को बचाने के अंदर। अरब देशों से तो अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, मिलिट्री अड्डे अभी भी अरबी देशों में हैं। ये अरबी देशों के जो मिलिट्री अड्डे हैं, इसके अंदर जो डिफेंस लगे हुए हैं वो सिर्फ इजराइल को ही बचाते हैं। जब कोई मिसाइल ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ आती है तो उसे शूट डाउन कर देते हैं, लेकिन अरबी देशों के अंदर जो ये मिसाइल आती हैं उनमें से एक आधी गिरा पाते हैं सारे पेट्रियट डिफेंस सिस्टम और थार्ड डिफेंस सिस्टम और दुनिया भर के अमेरिका के जितने भी डिफेंस सिस्टम हैं। अब इनके स्टॉक लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर स्टॉक गिरेंगे तो इजराइल के ऊपर मिसाइल गिरने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से दोस्तों अमेरिका बातचीत के टेबल पर आ रहा है। एक और वजह बताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के मिड टर्म इलेक्शन भी स्टार्ट होने वाले हैं नवंबर के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता कि उसकी लोकप्रियता की वजह से वो ये मिड टर्म इलेक्शंस हार जाए, इसलिए दोस्तों हो सकता है अमेरिका कुछ दिनों के लिए ये जंग रोक दे। ये बात दोस्तों ईरान भी बखूबी जानता है कि अगर जंग रुकती है तो अमेरिका फिर से अपने डिफेंस को मजबूत करेगा, फिर से उन चीजों को हासिल करने की कोशिश करेगा जिससे ईरान की मिसाइलों को मारा जा सके। अपने तमाम डिफेंस सिस्टम के स्टॉक्स, मिसाइलें, रॉकेट्स वगैरह भरना स्टार्ट कर देगा। तो ईरान इस बात को बखूबी जानता है। लगातार अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप बातचीत पर आएं, आप बातचीत करें, लेकिन ईरान इस चाल को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है। हमने एक चीज देख ली दोस्तों, पहले भी क्या हुआ था, एमओयू के अंदर जब डील साइन हुई थी तो 60 दिनों के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ था, लेकिन 60 दिन तो छोड़ो, आप 1 हफ्ते के अंदर सीज फायर टूट गया। ईरान इन चालों को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों ईरान की तरफ से भी इसका जवाब आया है। ईरान ने कहा है कि हम भी हमले गल्फ सिटीज पर बंद कर देंगे। ये जो हमले हमने करे थे पहले, ये सिर्फ अपने बचाव के लिए करे थे, ना कि आक्रामकता दिखाते हुए हमने इसे करा था। हमने अपने ही बचाव में ये हमले करे थे और निशाना भी उन जगहों को ही मारा था जहां से ईरान को खतरा था, मतलब अमेरिकी बेसिस पर और जो अमेज़न डाटा सेंटर था वहां पर। अब देखना दोस्तों ये होगा कि क्या सच में ईरान और अमेरिका किसी बातचीत के टेबल पर आते हैं। बीच में कतर और पाकिस्तान की तरफ से जो मीडिएटर हैं वो भी लगातार ईरान से संपर्क कर रहे हैं बातचीत को करने के लिए, क्योंकि उन्हें पीछे से अमेरिका बार बार प्रेशर डाल रहा है कि आप ईरान से बात करो। ये खबर निकल कर आई है कि कतर और पाकिस्तान जो मीडिएटर बने हुए थे डील में, वो अभी भी मीडिएटर का काम कर रहे हैं और ईरान को बार बार इस बात को समझा रहे हैं कि अमेरिका अब शांति चाहता है। देखना यह होगा दोस्तों कि अमेरिका सच में शांति चाहता है या पहले की तरह कुछ वक्त ले रहा है जंग को रोकने के लिए और फिर दोबारा से बड़े हमले शुरू कर देगा। क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि नेतन्याहू अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए व्हाइट हाउस आने वाला है। व्हाइट हाउस में इन दोनों की मीटिंग होगी और ईरान के ऊपर पॉसिबली
ये अंदाजा लगाया जा रहा है पॉसिबली ईरान के ऊपर दोबारा से बड़े अटैक करने का ये प्लान बना सकते हैं। अब ये सिर्फ ये एक खबर निकल कर आई है, इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये तो हमें अगले हफ्ते होने वाली मीटिंग के बाद ही पता लगेगा कि क्या इरादा है इजराइल का। क्योंकि दोस्तों इजराइल इस जंग में बिल्कुल पीछे रहा है, उसने सिर्फ अमेरिका को इंटेलिजेंस ही दिया है और उसके बाद तो उसकी तरफ से ज्यादा बड़े हमले हुए नहीं हैं। इस पूरी जंग को एक तरीके से अमेरिका ही लीड कर रहा है इजराइल के लिए। इजराइल तो बैकफुट पे खेल रहा है। यहां अमेरिका की तरफ से ईरान को थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन एक और नया दुश्मन ईरान का सामने से निकल कर आया है। कौन है ये दुश्मन दोस्तों? ये दुश्मन है दोस्तों यूक्रेन। यूक्रेन ने आज ईरान के वेसल पर अटैक कर दिया है। इसके अंदर एक सेलर की मौत हो चुकी है और एक क्रू मेंबर गंभीर रूप से घायल हुआ है। दरअसल ये हमला कैस्पियन सी के अंदर हुआ जब ईरान का एक जहाज रशिया की तरफ जा रहा था। यूक्रेन का कहना है कि यह हमला हमने इसलिए करा क्योंकि ईरान अपने ड्रोन्स वगैरह रशिया को बेच रहा था और इस शिप के अंदर ड्रोन वगैरह ही थे, तो इस वजह से यूक्रेन ने ईरान के इस शिप पर हमला करा है। ईरान ने इस हमले का एक डिप्लोमेटिक आंसर दिया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यूक्रेन के डिप्लोमेट को हाजिर करा है और इस हमले की कड़ी निंदा जताई है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का कहना है कि ईरान रशिया के सैटेलाइट को यूज कर रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर हमला करने के लिए। यह बात सबको पता है दोस्तों कि रशिया ही ईरान को इंटेलिजेंस दे रहा है, तो ये बात यूक्रेन का प्रेसिडेंट आके क्यों कह रहा है जबकि वो इस बड़ी जंग में खड़ा हुआ है? दूसरा, यूक्रेन ने ईरान के शिप के ऊपर भी हमला कर दिया है। क्या जेलेंस्की को इस बात का पता नहीं है कि ईरान अमेरिका से लड़ता हुआ आ रहा है और अभी तक उसने घुटने नहीं टेके बल्कि अमेरिका को झुका दिया है? तो ये यूक्रेन ईरान के लिए कौन सा बड़ा दुश्मन है? क्या ये अमेरिका के लिए एक चाल हो सकती है कि यूक्रेन को वो पुश करे और एक और ईरान का दुश्मन बनाए? अभी दोस्तों हम कुछ कह नहीं सकते। आगे इसके क्या नतीजे आएंगे वो आपको मेरे चैनल पे जरूर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इजराइल की तरफ से भी खबर आ रही है, जो मैंने आपको परसों की रिपोर्ट में बताया था कि फलस्तीन के एक गांव में इजरायली लोगों ने घुस के गोलाबारी कर दी थी और उसके अंदर 4 फलस्तीनियों की मौत हो गई थी और साथ में एक इजरायली की भी मौत हुई थी। अब इजराइल के कुछ दहशतगर्द इस बात को बोल रहे हैं कि जिस गांव में यह घटना हुई है उस गांव के सारे घरों को तोड़ देना चाहिए और वहां से फलस्तीनियों को मार मार के भगा देना चाहिए। ये बात इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कही थी, स्मोट्रिच ने। तब भी मैंने आपसे कहा था कि इजरायलियों के दिलों के अंदर नफरत गड़ चुकी है और अब यही बात इजराइल के कुछ दहशतगर्द भी कह रहे हैं। जैसे मिनिस्टर होंगे ऐसे ही तो उनकी जनता होगी। हमारी तो दोस्तों यही दुआ है कि फलस्तीन के मुसलमानों की और तमाम दुनिया के मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। मिलता हूं आपसे नए अपडेट्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।